देखिए, किसी भी परीक्षा का जो तैयारी शुरू होता है ना, तो उसमें दो चीज़ का ध्यान रखिए। वो बेसिक है, मतलब चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई सब में कॉमन फैक्टर है। एक लेमन अप्रोच कहते हैं उसको। लेमन अप्रोच क्या है कि आप जब परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक पीवाईक्यू खरीदिए। चाहे भले ही आपका ये तीसरा अटैम्प्ट हो, पहला अटैम्प्ट हो, कोई वजह नहीं, पहले एक फ्रेश पीवाईक्यू से स्टार्ट किया जाता है। पहला काम क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जोड़ा जाता है सिलेबस से। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सिलेबस। कि वंस यू कोरिलेट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में तो कहा गया भारत का इतिहास, बड़ा ही वेग टर्म है, भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास बहुत वाइड रेंज है ना इसका। तो आपको कहाँ से उसको बाउंड्री मिलेगा, आउटलाइन कहाँ से मिलेगा? पीवाईक्यू से। कि आप जब उसके क्वेश्चंस को देखिएगा तो देखिएगा कि उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी से उसमें कुछ सवाल आ रहा है। तो पता चला ना कि इसका शुरुआत लगभग आईवीसी से कर रहा है। यदि इसी में आपको वो पूछ देता कि भाई क्रोमैग्नन से भी सवाल रहता, रामापिथेकस से सवाल रहता, निएंडरथल से सवाल रहता, तो लगता है कि और पीछे जा रहा है। नहीं, यदि आग के आविष्कार से सवाल है तो चलिए वो भी हिस्टोरिक फेज से थोड़ा पहले का बात है, मान सकते हैं। लोहा का आविष्कार है तो वो भी थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजी से सवाल नहीं पूछ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग से सवाल नहीं पूछ रहा है। क्लियर है? लोहा एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, लोहा तो ह्यूमन बींग का है। देखिए, अभी हम बात करेंगे तो क्लियरली। कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू गिव्स अस द आउटलाइन ऑफ सिलेबस, कि सिलेबस कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक इसका रेंज है, कहाँ तक अगले सवाल की संभावना है। क्योंकि हमारी पूरी तैयारी की जो प्रक्रिया है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है कि हम अगला क्या आएगा, यदि उसको पहले प्रेडिक्ट कर सकें और उस रेंज को पहले से पढ़ के तैयार हो सके। यही ना है। पीवाईक्यू हो गया। सिलेबस जो है अब सिलेबस में बहुत छोटे छोटे में बातें लिखी रहती हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी का तो भी बहुत सारा आयाम है, तो हमको कम से कम 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होगा। तो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है पीटी में, वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि डेली आपको कम से कम एक पीवाईक्यू 1 घंटे बनाना है। अब 1 घंटे में मान लीजिए आपने 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे टिक लगा के छोड़ दीजिए। चूँकि आप वर्किंग हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिए। जैसे कि 1 आवर आपने पीवाईक्यू बनाया और 60 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, 60 पे रोक दीजिए, नेक्स्ट डे फिर 60 से आगे करिए। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस, यू हैव टू बी रेगुलर। ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 घंटा पढ़ के भी पहला रैंक लाया जा सकता है और 14 घंटा पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये दोनों बात एकदम सही है। क्योंकि वो 4 घंटे वाले को हमेशा लगता है ना कि हमारे पास 4 ही घंटे हैं, पढ़ लो। तो पढ़ लो, जो ये अंदर से उत्सुकता आती है, यही ज्ञान की पिपासा है। जो प्यास है तभी ना पानी का मिठास पता चलेगा। अब प्यास नहीं है, अब 10 घंटा पढ़ लिए हैं, फिर 4 घंटा और पुराना है, तो उसमें पानी बाहर ही ना आएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, प्यास नहीं है। ठीक है, तो ये जो 1 आवर आप डेली पढ़ेंगे पीवाईक्यू, तो इससे क्या होगा, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी आपका जो है ना क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यानी विजन क्लियर रहेगा कि हमको क्या उसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब इसको यदि देखा जाए कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा है, क्योंकि टाइम प्रबंधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले रखें। देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण और टॉप पर आता है दोनों में, यदि जीएस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अभी हम लॉ वाले फैक्टर की बात नहीं कर रहे, जीएस की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका हिस्ट्री। दोनों में, चाहे बीपीएससी हो या फिर जुडिशियल सर्विस हो, दोनों में हिस्ट्री 30 सवाल से 35 सवाल आता है। 2021 में 35 सवाल आया है, आपने देखा होगा। हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन। पिछली बार भी जो आपका एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें कितना सवाल आया है? 35 क्वेश्चन। तो 35 सवाल, 30 से 35 हम लिखते हैं इसको, इफ इट फ्लक्चुएट्स, ये आना है 30 से 35 सवाल। उसके बाद ज्योग्राफी है, इसमें भी दोनों में 10 से 15 सवाल, पिछली बार 15 आया था। इसके बाद है करेंट अफेयर्स, बहुत ही वाइटल,
इससे भी लगभग 30 सवाल आ जाता है। कभी कभी कम आएगा तो 20 आएगा, और कभी ज़्यादा आएगा तो 35-36 भी आ जाता है। ठीक है, सवाल 10 आए तो भी मेहनत उतना ही है, ध्यान रखिएगा। सवाल 10 आए तब भी आपको पूरा पढ़ना है लेंथ एंड ब्रेथ, और सवाल यदि ज़्यादा आए तो भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही है उसका। अब जो चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है जनरल साइंस। इसका भी रेंज 30 का है, 10, 10 और 10। ये जो एरिया है 10, 10, 10 का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो रफली कितने हो गए? 100 वर्ड सब हो गए ना आपको, 30-30-30। यदि इसमें कम हुआ तो कुल मिला के, चूँकि जुडिशियल सर्विस में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का होता है, अब बीपीएससी में 150 होता है, यहीं पर गया। तो अब क्या है कि आपके लिए जो 50 क्वेश्चन जो बीपीएससी में एक्स्ट्रा बच गया, वह अदर चीज़ों से भरा जाता है। कॉमन होगा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन कॉमन क्यों नहीं होता है? जो देखिए, इतना तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या बच जाता है? इंडियन पॉलिटी। तो जब लॉ का अलग पेपर ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो हमको पॉलिटी उसमें बहुत ही छोटा एलिमेंट रह जाता है ना, पॉलिटी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप बीपीएससी दे रहे हैं प्रॉपर, तो आपको पॉलिटी का 10 से 12 सवाल आएगा, तो वैसे भी जानना है। ठीक है, जो ये करेंट अफेयर्स है, इसी में इन्वॉल्व रहता है इंडियन इकोनॉमिक्स। जो करेंट अफेयर्स है, बजट हो गया, तमाम जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और उसके पीछे का जो हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक हिस्ट्री है, वह किसका पार्ट हो जाता है? करेंट अफेयर्स का। यानी इकोनॉमिक रिलेटेड, मान लीजिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स है या करेंट है? कोर इकोनॉमिक्स है, लेकिन करेंट का डेटा पूछ रहा है तो करेंट भी है, तो दोनों है। इस तरीके से यह इंटीग्रेटेड, तो आपका 1, 2, 3, 4 सेगमेंट और 5, 6 सेगमेंट हो गया ना, यही मेन कोर सेगमेंट है किसी भी जीएस का, कोर सेगमेंट है। इसके बाद जो स्टेट कमीशन, मान लीजिए आपका एज है और आप दे रहे हैं, तो लॉ अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी केवल को ये दिया है 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मेंस में। तो बीपीएससी पीटी में भी अपीयर होने में क्या दिक्कत है? जब हम जीएस पढ़ ही रहे हैं, मेंस लिख ही रहे हैं, तो 2 पैरेलल एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? दोनों तो उस लेवल का ही है। ठीक है ना, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके साथ आपको 2 चीज़ों का यदि ज्ञान रख लीजिएगा, तो आपका स्टेट का कोई भी पीसीएस का एग्जाम निकल जाएगा। जैसे एक कहेंगे स्टेट स्पेशल, ठीक है ना, यानी राज्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी। ये मान लीजिए पीटी में जरूरत नहीं पड़ा, मेंस में जरूरत नहीं पड़ा, इंटरव्यू तक जरूरत पड़ेगा। तो ये नहीं कि हम अलूफ रहेंगे। यदि हमने कभी बिहार स्पेशल आपको बता दिया, तो पीटी के सवाल में देखिए बिहार स्पेशल नहीं आ रहा है, परेशान नहीं होना है, ये आपके काम आएगा तभी बता रहे हैं। मेंस में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, इसलिए बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है। ये जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको बाद में पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए शुरू से ही पढ़िए। बिहार के बारे में आपको पढ़ना है। जब जिस राज्य में आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, उसका तो जानना ना, भूगोल, इतिहास, पुराण क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे भी पढ़ना है, इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सेगमेंट इसमें मिस कर जाता है, वह है मेंटल एबिलिटी का। यही एक डिफरेंस है जो जुडिशियल सर्विस में और इसमें नहीं है। इसमें ये वाला पोर्शन नहीं रहता है। ठीक है, बीपीएससी में आप इसमें क्या होता है, इस बार क्या किया, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों डाल दिया, और रीजनिंग का वेट अच्छा था। तो जो लोग केवल मैथ कर रहे थे, रीजनिंग वाला सवाल उनसे 1-2 गलत हो गया। ठीक है, और एक जो सब करने के बाद बच जाता है, वो एलिमेंट है मिसलेनियस, MIS। जैसे भारत में सबसे बड़ा, सबसे पहला, अंतरिक्ष में पहले कौन गया, बुक्स एंड ऑथर्स, इस तरह का जो जनरल मिसलेनियस सवाल होता है, वह दोनों में कॉमन है। तो केवल एक ही चीज़ जो है ना बीपीएससी पीटी और इसमें जो नहीं है कॉमन, वो है मेंटल एबिलिटी। और दूसरा एक है पॉलिटी। तो पॉलिटी चूँकि आपको तो पूरा ही पढ़ना है, तो पॉलिटी का कोई इशू नहीं है, पॉलिटी तो ऐसे पढ़ना ही है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही है। तो क्लियर है, ये बेसिक चीज़ है।
अब क्या होता है कि हम इसको अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, ये क्या है दूसरा, जनरल साइंस है, ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस है और बिहार स्पेशल है। ये और कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या इसमें? मेंटल एबिलिटी है। तो इतनी जो चीज़ें हैं इन सब के अलग अलग फैसेट्स हैं। हिस्ट्री का कितना है फैसेट्स? मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट। ज्योग्राफी का वर्ल्ड और इंडिया। पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट और प्रोसीड्यूरल पार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स का माइक्रो पार्ट और मैक्रो पार्ट। करंट अफेयर्स में हर चीज़ का करंट, जितना चीज़ बताया सबका करंट डेवलपमेंट। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मिसलेनियस में हर चीज़ से संबंधित। बिहार में भी हर चीज़, जितना चीज़ बताया सबका बिहार संबंधित। और मेंटल एबिलिटी में मैथ्स है और रीजनिंग है। अब देखिए, अब इसको कितने ब्रांचेज हो गए, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये ऐसे है, और सब में ऑलमोस्ट 2-3 है, किसी में 4-5 भी है, तो 27 के आसपास हो जाता है ये, ठीक है ना। तो इसी को कंपाइल करके पढ़ना, और ऐसा पढ़ना कि हम उसको बार बार रिवाइज करें। तो अगला जो स्टेप आता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मेन फार्मूला है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से निश्चित, और निश्चित से स्थायी। एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि जो नहीं पता है अननोन से नोन कर लिए। स्टार्ट स्टडी, देन द अननोन विल बिकम नोन टू यू, हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू डोंट रिवाइज इट एट फ्रिक्वेंट लेवल, तो क्या होगा, इट विल बिकम अननोन अगेन, या फिर नोन से अननोन। बहुत सारा चीज़ होगा जो आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा, आप तो क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा तो है लेकिन अभी बता नहीं सकते। ये इसलिए कि आपने पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज नहीं किया है। तो जब रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, ये निश्चित के जोन में जाएगा। और रिवीजन का तरीका है वो भी समझ लीजिए। जैसे यदि 100 पेज के बुक आपने पढ़ा ना, तो इसका 10 पेज का नोट्स बनाइए। क्या हुआ, 100 पेज का यदि अपने स्टडी मटेरियल, मान लीजिए हमने आपको 100 पेज का मैटर दिया, तो आपका एक छोटा नोट्स बनना चाहिए 10 पेज का। और 100 पेज की किताब को आपने पढ़ा एक बार या 2 बार, इसको पढ़िए 2 बार मैक्सिमम, और इसको पढ़िए 10 बार। इसको जब आप 2 बार पढ़ लेंगे और इसको 10 बार, तो टोटल आपको जो है ना 12 बार किताब पढ़ने का अनुभव हो जाएगा। 12 बार किताब पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसको 10 बार पढ़ना 3 बार किताब पढ़ने के बराबर हुआ। 100 3 बार आपने पढ़ा, और 3 बार में आपका इफेक्ट कितने का आ जाएगा, 12 बार का। तो स्थायी होगा। जब नेगेटिव मार्किंग के दौर आ गया, अब तो धीरे धीरे आ ही गया ना नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग के दौर में यह बहुत बड़ा है कि आप कन्फर्म जोन को बड़ा करें। जैसे यह है नोन जोन, यह है लेस नोन जोन, लेकिन यह है कन्फर्म जोन। तो यदि इसका आंकड़ा आप बड़ा करते हैं कि इतना मेरा कन्फर्म है, तो काम हो जाएगा, समझे। तो आपको एक नोट्स के पैटर्न पे चलना है। अब ये कैसे होगा, इसका भी तरीका है। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से हम क्लास शुरू किए, और ये क्लास, आज का क्लास यहाँ तक गया, ठीक है। तो कल जो क्लास शुरू करेंगे वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। मतलब आप जब पढ़ेंगे, तब घर पे जाके जब पढ़ेंगे, तो ये नहीं कि आज तो हमने यहाँ तक पढ़ा और कल फिर यहाँ से शुरू करके, यानी पॉइंट बी से सी तक नहीं जाना है। कहाँ जाना है, आपको ए से सी तक जाना है। यह है डे 1, यह है डे 2। अब क्या होगा कि इस यहाँ से यहाँ जाने में एक दिन में, जो पहले दिन आपको 1 घंटा लगा था, अगले दिन 15 मिनट लगेगा। तो आपका 45 मिनट्स ओरिजिनल पढ़ाई भी हुआ, और 15 मिनट क्या हुआ, रिवीजन हुआ। अब डे 3 क्या करना है, तीसरे दिन, कि आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे। तो बढ़ तो आप रोज रहे हैं,
लेकिन अब क्या है, यह यहाँ से क्या हुआ कि यह नॉन जोन से आया कन्फर्म जोन में और यह आ जाएगा परमानेंट जोन में। तीसरे दिन आप इसको कर लेते हैं तो इसका जरूरत पड़ेगा उसका रिविजन का। लगातार 3 दिन एक ही चीज़ को हमने रिवाइज किया और रेंज हमारा बढ़ता गया। फिर 7वें दिन सबको रिवाइज कर दिए। तो एक प्रोसेस है। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट अ डिसिप्लिन। कोई भी काम आप यदि डिसिप्लिन वे में करते देखते धीरे धीरे हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, क्या एक बार में बन जाती हैं? रोज़ उसमें एक आध दीवार जुड़ती है और उसके लिए देखिएगा कि हर एक यूनिट अलग से रखना पड़ता है। इफ़ यू पुट ऑल द यूनिट्स एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग, बट इफ़ यू पुट एट रेगुलर इंटरवल इट विल सर्टेनली मेक अ गुड बिल्डिंग, है कि नहीं? तो ये चीज़ 2-3 चीज़ें मैंने क्या है ना, स्मार्टनेस और तैयारी की शुरुआत केवल वेल बिगन इज हाफ डन जो कहा गया है वो केवल एक कहावत नहीं है। इसी चीज़ को समझने का हमने क्या समझा कि हमारा PYQ क्वेश्चन पूछता कैसा है। अगला क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, अब सिलेबस आज आ जाएगा तो हम और क्लैरिटी में इसकी बात करेंगे। उसके बाद सिलेबस के एलिमेंट्स क्या क्या है। जब एलिमेंट्स देख लिए तो हम जो तैयारी करेंगे उसमें हमारा फोकस किस चीज़ पर रहेगा, तो फोकस रहेगा कन्फर्म जोन को बढ़ाने पर। और इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है, ये किसी भी विद्यार्थी पर तब तक लागू होता है। देखिए, विद्यार्थी तब तक फ्रेश है, जीरो है। आप कभी भी अपने ऊपर स्टिग्मा मत डालिए कि हमने 4 मेंस दिया, 2 मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, कोई नहीं। इफ़ यू हैव नॉट गॉट द ज्वाइनिंग लेटर यू आर स्टिल इन द फ्रे। यदि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो आप शून्य पर हैं। तेंदुलकर अपने 100वें मैच में भी जब बैटिंग करने के लिए उतर रहा था, यानी आखिरी मैच में भी जब 100 शतक मार चुका था, तो लोगों ने कहा कि देखते हैं कि आज ये शतक मार पाते हैं कि नहीं। यानी कि यू हैव टू टेक द फ्रेश गार्ड, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन। बट वेन एवर यू स्टार्ट यू हैव टू टेक द एंड इन द माइंड। जब भी आप शुरुआत कीजिए, अंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, हमको फाइनली पहुंचना कहाँ पर है। समझ आ रही बात? जो क्या बोलते हैं, ऑलवेज स्टार्ट एंड कीप द एंड इन द माइंड। ठीक है, और अपने आप को एकदम फ्रेश समझना है। तो इस प्रोसेस को, यदि ये टारगेट है आपका कन्फर्म जोन को बड़ा करना, और यह प्रोसेस है, और ये सारी चीज़ आपके एलिमेंट्स हैं। कहीं कोई दिक्कत है इसमें?